तो क्रिप्टो की दुनिया को ना अक्सर ऐसे देखा जाता है कि यहाँ किसी पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इसे एक ट्रस्टलेस सिस्टम की तरह प्रमोट किया जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। ब्लॉकचेन का जो पूरा ओरिजिनल आइडिया था वो यही था। राइट, कि मतलब हमें किसी बैंक, सरकार या किसी भी बिचौलिए पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कोड पर भरोसा करो। लेकिन हैरान की बात यह है यार कि आज के हमारे क्रिप्टो बियॉन्ड द हाइप सीरीज के विशेष विश्लेषण में हम जो रिसर्च और डेटा देख रहे हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। एग्जैक्टली। और वो सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष ये है कि क्रिप्टो इकोसिस्टम असल में पूरी तरह से भरोसे पर ही टिका हुआ है। वही तो। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस बात को डीकोड करें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ गिने चुने कॉइन्स को बड़े इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स इतनी गंभीरता से लेते हैं, जबकि हजारों दूसरे प्रोजेक्ट्स बस कुछ दिन का हाइप बनाते हैं और फिर हमेशा के लिए बाजार से गायब हो जाते हैं। ये ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है, क्योंकि जब हम इन रिसर्च पेपर्स को गहराई से एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि क्रिप्टो में विश्वास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने किसी वाइट पेपर या किसी फाउंडर के बड़े बड़े वादों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। हाँ, वो तो बेवकूफ़ी होगी। सही बात है। यहाँ भरोसे का जो असली बेस है वो कोड से बहुत आगे जाता है। इसमें एक टिके रहने की क्षमता, जिसे हम ड्यूरेबिलिटी कहते हैं, ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी और एक बहुत ही क्लियर यूज केस का मिक्सचर होता है। मतलब अगर मैं ऐसे आम जिंदगी से जोड़ूं तो जैसे अगर मैं एक कुर्सी मजबूत दिखती है तो हम उस पर बैठ जाते हैं। हाँ, वो एक फिजिकल भरोसा है, राइट? बिल्कुल। लेकिन एक डिजिटल और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में आप चीजों को छू नहीं सकते। तो यहाँ विश्वास का निर्माण हर रोज होने वाले ट्रांजैक्शंस, नेटवर्क के अपग्रेड्स और सबसे जरूरी संकट के समय कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करती है उससे मापा जाता है। अच्छा, तो अगर हम इस भरोसे के बनने की पूरी प्रोसेस को समय के चश्मे से देखें तो ट्रेडिशनल मार्केट्स में समय एक बहुत बड़ा फिल्टर होता है। हाँ, टाइम इज द अल्टीमेट टेस्ट। राइट। और क्रिप्टो में इसे अक्सर लिंडी इफेक्ट के नजरिए से देखा जाता है। मतलब जो नेटवर्क जितना पुराना है उसके फ्यूचर में भी टिके रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा माने जाते हैं। एग्जैक्टली। रिसर्च भी यही बताती है कि जब कोई कॉइन मल्टीपल बेयर मार्केट्स या मंदी के दौर से गुजरता है या हैक के प्रयासों और रेगुलेटरी आलोचनाओं को झेल कर भी खड़ा रहता है तो उसका ट्रस्ट प्रीमियम अपने आप बढ़ जाता है। मतलब ये जो मार्केट क्रैश और संकट होते हैं ये असल में उस नेटवर्क के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट का काम करते हैं। 100%। समय है ना सबसे क्रूर लेकिन सबसे सटीक फिल्टर है। जब एक नया टोकन लॉन्च होता है तो शुरुआती दौर में सिर्फ एक विजन या नैरेटिव बेचना बहुत आसान होता है। हाँ, पीआर के जरिए हवा बनाना आसान है। वही तो। उस वक्त लिक्विडिटी भी ज्यादा हो सकती है मार्केट में, लेकिन डेटा साफ दिखाता है कि लंबे समय में सिर्फ उम्र के बल पर कोई नेटवर्क सर्वाइव नहीं कर सकता। समय के साथ साथ ना उसका उद्देश्य या पर्पस क्या है, ये सबसे बड़ी कसौटी बन जाता है। तो पर्पस से आपका मतलब क्या है? क्या वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? बिल्कुल। क्या वो नेटवर्क एक सेंसरशिप रेजिस्टेंट डिजिटल मनी की तरह काम कर रहा है, या फिर क्या वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक सेफ बेस लेयर प्रोवाइड कर रहा है, या शायद उसका मेन फोकस प्राइवेसी पर है? समझ गया। जब तक ये यूटिलिटी स्पष्ट नहीं होती ना, तब तक बड़े इन्वेस्टर्स और सीरियस डेवलपर्स उस पर अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन एक सेकंड, आज के इस अटेंशन इकोनॉमी वाले दौर में जो डेटा हम देख रहे हैं वो एक अलग ही कहानी भी बयां कर रहा है। मतलब हमने देखा है कि कई मीम कॉइन्स सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर्स के दम पर कुछ ही हफ्तों में बिलियन डॉलर मार्केट कैप तक पहुंच जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना बन गया है आजकल। तो मेरा सवाल यह है कि क्या उस अटेंशन या भारी पॉपुलैरिटी को ही अपने आप में एक यूज केस नहीं माना जा सकता? क्या अटेंशन को लिक्विडिटी में बदलना एक तरह का भरोसा नहीं है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अटेंशन एक बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन टूल हो सकता है। ये किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरुआत में बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचा सकता है। राइट, वायरल कर सकता है। हाँ, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल फाउंडेशन नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक डेटा और पिछले मार्केट साइकिल्स को देखें तो ये एकदम स्पष्ट है कि बिना किसी असली यूटिलिटी के मिली लोकप्रियता बेहद खोखली होती है। मतलब वो बुलबुला फूटने वाला होता है। एग्जैक्टली। जब लिक्विडिटी कम होती है ना, या जब कोई लंबा बेयर मार्केट आता है ना, तो ये अटेंशन बेस्ड कॉइन सबसे पहले क्रैश होते हैं। इसका एक टेक्निकल रीजन भी है। अच्छा, वो क्या है? इन नेटवर्क्स के पास ना कैपिटल को रोके रखने का, जिसे हम वैल्यू रिटेंशन कहते हैं, उसका कोई आर्किटेक्चर नहीं होता। अगर कोई कॉइन सिर्फ चर्चा में है लेकिन ये साबित नहीं कर सकता
कि 5 या 10 साल बाद वो किस काम आएगा, तो स्मार्ट मनी वहां से तुरंत बाहर निकल जाती है। तो मतलब सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ हवा पर टिके रहना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल। और ये बात हमें सीधे उस पॉइंट पर ले जाती है जहां उद्देश्य और असली इस्तेमाल आपस में मिलते हैं, और यहीं से एक असली कम्युनिटी का जन्म होता है। कम्युनिटी, हाँ। क्रिप्टो स्पेस में कम्युनिटी वर्ड बहुत उछाला जाता है, लेकिन मेरा मतलब है कम्युनिटी का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स या किसी डिस्कॉर्ड सर्वर में होने वाली भीड़ तो नहीं है ना, है ना? बिल्कुल नहीं। जो रिसर्च सामने आ रही है वो सोशल कंसेंसस की बात करती है। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जहां वास्तव में ऑन चेन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जहां नए डैप्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। मतलब लोग सच में उस नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन रहे हैं, रोजमर्रा के स्तर पर। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां बाहर बहुत शोर शराबा है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, लेकिन अंदर खाना कोई नहीं खा रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और दूसरी तरफ एक ऐसा शांत कैफे है जहां कोई विज्ञापन नहीं है, लेकिन रोज आने वाले पक्के ग्राहक हैं जो सच में वहां की कॉफी पी रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन नेटवर्क्स के स्ट्रक्चर को समझना ना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो नेटवर्क्स केवल कंप्यूटर्स और कोड से बने टेक्निकल सिस्टम्स नहीं है। तो फिर क्या है? वे वास्तव में एक सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स का बहुत ही जटिल मिक्सचर है। एक मजबूत कम्युनिटी कॉइन को सिर्फ बाहर से सपोर्ट नहीं करती, बल्कि उसे अंदर से ऑपरेट करती है। जैसे नोड रनर्स हो गए? हाँ, नोड रनर्स और वैलिडेटर्स जो नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज्ड और सुरक्षित रखते हैं, और कोर डेवलपर्स जो दिन रात प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी ताकत ना गवर्नेंस में छिपी होती है। गवर्नेंस, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? सिंपल शब्दों में कहूँ तो अगर कम्युनिटी को लीडरशिप या किसी बड़े इन्वेस्टर का कोई फैसला पसंद नहीं आता, तो उनके पास नेटवर्क को फॉर्क करने की पावर होती है। फॉर्क करना मतलब कोड को कॉपी करके एक नई दिशा में ले जाना। एग्जैक्टली, एक नई और स्वतंत्र दिशा में ले जाने की टेक्निकल और सोशल पावर। ये जो फॉर्किंग की क्षमता है ना, यही किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी का सबसे बड़ा हथियार है, और उनके भरोसे का असली आधार भी। लेकिन यार, अगर कोई भी कभी भी अलग दिशा में जा सकता है, तो गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन के इस मैकेनिज्म में तो बहुत अव्यवस्था या मेसीनेस होती होगी। ओहो, बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब जब हम डाओस को देखते हैं तो कई बार नेटवर्क अपग्रेड्स या फंड्स के इस्तेमाल को लेकर कम्युनिटी के अंदर भारी विवाद और लड़ाई झगड़े होते हैं। बाहर से देखने वाले किसी भी नॉर्मल इंसान को तो यही लगेगा कि यार यहाँ तो भारी अफरा तफरी मची है, कोई लीडरशिप ही नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि ये बाहर से डरावना लग सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शायद यही खुली बहस और असहमति इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिस्टम सच में डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब कोई एक व्यक्ति या संस्था बंद कमरों में बैठ के फैसले नहीं ले रही है। बिल्कुल। डिसेंट्रलाइजेशन में ये जो अव्यवस्था है ना, ये वास्तव में कोई बग नहीं है, बल्कि इसका सबसे अहम फीचर है। आप खुद सोचिए, जब एक ट्रेडिशनल टेक कंपनी में कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बंद कमरे में मीटिंग करते हैं और बाहर वालों को सिर्फ एक पीआर स्टेटमेंट पकड़ा दिया जाता है। राइट। लेकिन क्रिप्टो में ये पूरी बहस, हर एक प्रस्ताव और वोटिंग पब्लिक फोरम में लाइव होती है। ही रेडिकल ट्रांसपेरेंसी शुरुआत में भले ही अजीब लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही एंटी फ्रिजिलिटी को जन्म देती है। एंटी फ्रिजिलिटी मतलब मुश्किलों से और मजबूत होकर निकलना। बिल्कुल। जो प्रोटोकॉल्स इस तरह की खुली बहसों और संकटों से बिना टूटे गुजर जाते हैं, उनका ट्रस्ट लेवल एकदम अलग ही मुकाम पे पहुंच जाता है, क्योंकि लोगों ने उस सिस्टम को रियल टाइम में काम करते और खुद को सुधारते हुए देखा है। ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसमें ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंज है जो आम सुनने वालों के मन में आएगा। बताइए। बाहर से देखने पर तो हर प्रोजेक्ट की कम्युनिटी एक जैसी एक्टिव लगती है। हर कोई एक्सपर्ट और टेलीग्राम पर शोर मचा रहा है, मीम्स शेयर कर रहा है, हाइप बना रहा है। हाँ, फेक इट टिल यू मेक इट। वही ना। तो एक आम इंसान ये कैसे पहचाने कि कम्युनिटी वाकई गंभीर है और डेवलपमेंट में शामिल है, या फिर सिर्फ बॉट्स और पेड इन्फ्लुएंसर्स के जरिए एक नकली हवा बनाई जा रही है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब हमें सिर्फ शोर और असली काम के बीच का अंतर समझने से मिलेगा। जो असली कम्युनिटी होती है ना, उसका डेटा ऑन चेन मैट्रिक्स और डेवलपर एक्टिविटी में साफ दिख जाता है। मतलब गिटहब वगैरह पर? एग्जैक्टली। रिसर्च पेपर्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें गिटहब पर होने वाले एक्टिव कोड कमिट्स को देखना चाहिए।
क्या वहाँ सच में नए डेवलपर्स जुड़ रहे हैं? क्या कम्युनिटी मुश्किल तकनीकी प्रस्तावों पर गहराई से बहस कर रही है? या फिर उनका पूरा ध्यान सिर्फ वेन मून और टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन पर ही अटका है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक लचीली और गंभीर कम्युनिटी ना बाजार के क्रैश होने पर भी शांति से बिल्ड करती रहती है। वो हैकाथॉन्स आयोजित करते हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और जो सिर्फ हाइप वाली कम्युनिटी होती है? वो सिर्फ आक्रामकता और अवास्तविक उम्मीदों पर चलती है, और जैसे ही प्राइस गिरती है वो तुरंत गायब हो जाती है। सच कहूं तो जब सारे फ्री इंसेंटिव्स और एयर ड्रॉप्स बंद हो जाते हैं, तब जो लोग बचते हैं वही असल कम्युनिटी होते हैं। वाओ, ये बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है। अब अगर हम ट्रांसपेरेंसी की इस बात को स्थिरता या स्टेबिलिटी के साथ जोड़ें, तो मुझे लगता है यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है आम लोगों के बीच। वो कैसे? मतलब जब बाहरी लोग स्थिरता शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में सीधे टोकन की कीमत के स्थिर होने का ख्याल आता है। लेकिन क्रिप्टो में कीमतें तो स्वभाव से ही बहुत वोलेटाइल होती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। हाँ, प्राइस स्टेबिलिटी और नेटवर्क स्टेबिलिटी दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। राइट। और जिन स्रोतों का हम विश्लेषण कर रहे हैं उनके अनुसार असल स्थिरता तो नेटवर्क के काम करने के तरीके में होती है। मतलब जब बाजार में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, तब भी क्या वो नेटवर्क बिना डाउन टाइम के चुपचाप अपना काम कर रहा है? ये भी भरोसेमंद नेटवर्क की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर ब्लॉकचेन ही काम नहीं कर रही तो सब बेकार है। एग्जैक्टली। अगर कोई ब्लॉकचेन बार बार आउटेज का शिकार हो रही है या ट्रांजैक्शंस अटक रहे हैं घंटों तक, तो चाहे उसकी ब्रांडिंग कितनी भी वर्ल्ड क्लास हो, कोई भी सीरियस डेवलपर उस पर अपने प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करने का रिस्क नहीं लेगा। और इसके साथ ही वो कोड लेवल की ट्रांसपेरेंसी भी तो आती है ना? हाँ, क्योंकि ये सारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी सिक्योरिटी रिसर्चर जाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट कर सकता है। अगर सिस्टम में कोई बग या लॉजिक फ्लॉ है, तो वो ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। साख या रेप्यूटेशन ना इसी ओपन सोर्स जवाबदेही से बनती है। लेकिन यार, रिसर्च तो हमेशा ये चेतावनी देती है कि साख बनने में सालों का समय लग जाता है, लेकिन उसे टूटने में एक पल भी नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। तो अगर सब कुछ इतना ही ओपन सोर्स और ट्रांसपेरेंट है, तो फिर इतने सारे स्कैम्स या भारी ओवर वैल्यूड प्रोजेक्ट्स कैसे इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर लेते हैं? मेरा मतलब है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कोई कमजोर प्रोजेक्ट अपनी आक्रामक मार्केटिंग, शानदार पीआर एजेंसियों और वीसी फंडिंग की चमक धमक के पीछे अपनी खराब तकनीक को छुपा ले? देखिए, ये इस क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाइयों और खतरों में से एक है। शॉर्ट टर्म में भारी भरकम मार्केटिंग और वीसी बैकिंग एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर सकती है कि कोई प्रोजेक्ट बहुत लेजिट और सेफ है। हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एंडोर्समेंट करवा लेते हैं। बिल्कुल। इसे हम वही फेक इट टिल यू मेक इट अप्रोच कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पहले लिंडी इफेक्ट का जिक्र किया था, लंबी अवधि में ऑन चेन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। ऑन चेन डेटा सब सच बता देता है। हाँ, ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स के इस दौर में आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या फाउंडर्स चुपके से अपने टोकन डंप कर रहे हैं, या क्या नेटवर्क का पूरा टीवीएल यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड सिर्फ कुछ ही बड़े वॉलेट्स या वेल्स के कंट्रोल में है। ओहो, मतलब पर्दाफाश हो ही जाता है लॉन्ग बड़ी टर्म में। चीज़। एग्जैक्टली। जब यील्ड फार्मिंग के इंसेंटिव्स खत्म हो जाते हैं और मार्केटिंग का पैसा सूख जाता है, तब सिर्फ वही यूजर्स बचते हैं जिन्हें सच में उस प्रोटोकॉल की जरूरत है। जो प्रोजेक्ट सिर्फ पीआर के दम पर चल रहे होते हैं, वो ताश के महल की तरह ढह जाते हैं। तो ब्रांडिंग से सिर्फ इनिशियल ट्रैक्शन मिल सकता है, लेकिन सस्टेनेबल ट्रस्ट के लिए असल यूटिलिटी का होना मस्ट है। 100%। अच्छा, अब उस सबसे बड़े फैक्टर की बात करते हैं जो हमेशा किसी भी क्रिप्टो डिस्कशन के सेंटर में होता है, प्राइस यानी कीमत। हाँ, सबसे ज्यादा बात इसी की होती है। बिल्कुल। और आम धारणा क्या है कि अगर किसी कॉइन की कीमत तेजी से बढ़ रही है तो वो एक अच्छा और भरोसेमंद प्रोजेक्ट है, और अगर गिर रही है तो वो बुरा या स्कैम है। जो कि एक बहुत ही गलत नजरिया है। वही तो। डेटा हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। मार्केटिंग अक्सर कीमत बढ़ा सकती है, लेकिन हमें प्राइस के बढ़ने और नेटवर्क पर ट्रस्ट के गहरे होने के बीच के इस डिफरेंस को समझना ही होगा। मतलब एक कॉइन की कीमत बहुत तेजी से बढ़ सकती है बिना उस पर लोगों का कोई गहरा भरोसा हुए। ये इस पूरे एनालिसिस का ना शायद सबसे क्रिटिकल और साइकोलॉजिकल हिस्सा है। देखिए, बुल मार्केट के दौरान जब मार्केट में बहुत पैसा होता है और हालात अच्छे होते हैं, तो लगभग हर चीज की कीमत बढ़ती है। हाँ, एक हाइप साइकिल बन जाता है। बिल्कुल। उस वक्त ज्यादातर लोग ना प्रोजेक्ट की तकनीक या यूज केस पर नहीं, बल्कि मोमेंटम पर सट्टा लगा रहे होते हैं। वो बस ये सोचकर खरीदते हैं कि चलो आज खरीद लेता हूँ, कल कोई और इसे मुझसे भी ऊंची कीमत पर खरीद लेगा। ग्रेटर फूल थ्योरी जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली।
लेकिन असली ट्रस्ट तब मापा जाता है जब मार्केट में 70 या 80% का क्रैश आता है। और इसे ही अक्सर फाइनेंस की दुनिया में फ्लाइट टू सेफ्टी का नाम दिया जाता है। मतलब जब बाजार गिरता है, हर तरफ पैनिक मचता है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो उन नए चमकदार और हाई रिस्क कॉइन से अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं और उन ब्लू चिप एसेट्स में डाल देते हैं जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। बिल्कुल सही। और मजे की बात देखिए, उस मुश्किल समय में उन ब्लू चिप कॉइन्स की कीमत भी गिर रही होती है। हाँ, लेकिन फिर भी लोग उनमें पैसा डालते हैं क्योंकि उन्हें अंदर से ये विश्वास होता है कि जब अगला साइकिल आएगा तो ये पुराने और परखे हुए नेटवर्क्स वापस रिकवर कर जाएंगे, जबकि वो जो नए नवेले कॉइन्स थे वो शायद हमेशा के लिए जीरो हो जाएं। और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि विश्वास ना पूरी तरह से तार्किक या रैशनल नहीं होता। ये काफी हद तक भावनात्मक या इमोशनल भी होता है। इमोशनल कैसे? देखिए, बिहेवियरल फाइनेंस हमें बताता है कि इंसान अनिश्चितता और भारी रिस्क के माहौल में नेचुरली उन चीजों की तरफ झुकता है जो उसे जानी पहचानी और सेफ लगती हैं। फेमिलियर लगती हैं। हाँ, जब कोई नाम सालों तक अलग अलग बाजार स्थितियों में न्यूज में बार बार सामने आता है तो वो लोगों के दिमाग में बस जाता है। जैसे बिटकॉइन या इथेरियम। बिल्कुल। ये परिचित होना या फेमिलियरिटी टेक्निकली कोई गारंटी तो नहीं देता, लेकिन इंसानी दिमाग इसी तरह काम करता है। वो जो एक इतिहास और इमोशनल सेफ्टी का एहसास है ना, वो उन पुराने नेटवर्क्स को एक बहुत भारी एडवांटेज देता है। अरे यार, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो नए कॉइन्स बाजार में आते हैं उनके लिए रास्ता तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये तो उनके लिए एकदम कैच 22 वाली सिचुएशन हो गई। बिल्कुल, बहुत टफ होता है नए प्रोजेक्ट्स के लिए। मतलब उन्हें भरोसा जीतने के लिए टाइम और एक हिस्ट्री चाहिए, लेकिन उन्हें टाइम तभी मिलेगा जब लोग उन पर भरोसा करके नेटवर्क में टिके रहेंगे। एग्जैक्टली। उन्हें साबित करना पड़ता है कि भाई हम सिर्फ शुरुआती हवा या खोखले वादे नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई पुरानी पहचान या ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं। और शायद यही वजह है कि नए नेटवर्क्स को शुरुआत में यूजर्स और डेवलपर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत भारी इंसेंटिव्स या एयर ड्रॉप्स वगैरह देने पड़ते हैं। हाँ, उन्हें वो अट्रैक्शन खरीदना पड़ता है एक तरह से। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, असली परीक्षा तब शुरू होती है जब वो फ्री के इंसेंटिव्स बंटने बंद हो जाते हैं। राइट। और यही वो पॉइंट है जहाँ एक मैच्योर बाजार और एक नए बाजार में फर्क साफ दिखता है। आज बाजार कुछ कॉइन्स पर दूसरों से ज्यादा भरोसा कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी ये पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री अब मैच्योर हो रही है, समझदार हो रही है। और मुझे लगता है संस्थागत निवेशकों या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आना भी इसी मैच्योरिटी का हिस्सा है। बिल्कुल। जब बड़े एसेट मैनेजर्स किसी नेटवर्क के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो भी उसी लिंडी इफेक्ट, ऑन चेन लिक्विडिटी और सिक्योरिटी को ही अपना बेस बनाते हैं। अब हर किसी रैंडम वाइट पेपर को एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो अब एक क्लियर पैटर्न बन रहा है। हाँ, एक स्पष्ट पैटर्न बन रहा है जहाँ कुछ हवाई चीजें आकर गायब हो जाती हैं और कुछ अपनी सॉलिड यूटिलिटी के दम पर मार्केट में अपनी जगह पक्की कर लेती हैं। और किसी भी मार्केट की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे डीप डाइव विश्लेषण को हम आज समेटें तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल है। हाँ। आम निवेशकों और बाजार को फॉलो करने वालों के लिए आज का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि भावनाओं में बहने, सिर्फ कीमत की तेजी देखने या सोशल मीडिया के शोर को भरोसे का पैमाना बिल्कुल नहीं माना जा सकता। एकदम सही। असली सवाल जो आपको पूछने चाहिए वो बहुत जमीनी है। क्या इस नेटवर्क ने मंदी के कई दौर देखे हैं? क्या इसका कोई ठोस और असली यूज केस है? क्या डेवलपर कम्युनिटी मुश्किल समय में भी लगातार कोड लिख रही है? और सबसे जरूरी, क्या मार्केटिंग का सारा शोर खत्म होने के बाद भी इस नेटवर्क पर कोई असल एक्टिविटी हो रही है? और निष्कर्ष भी यही निकलता है कि बाजार में हाइप और मार्केटिंग से आप शॉर्ट टर्म तरलता या लिक्विडिटी तो ला सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट है वो सिर्फ समय, टेक्निकल स्टेबिलिटी, पारदर्शी गवर्नेंस और उस नेटवर्क द्वारा असल दुनिया की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही कमाया जाता है। बहुत ही शानदार पॉइंट। तो दोस्तों, अगर आज की इस चर्चा ने क्रिप्टो की दुनिया में काम करने वाले इस भरोसे के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को समझने में आपकी कुछ मदद की है, तो हमारी इस क्रिप्टो बियॉन्ड द हाइप सीरीज के अगले एपिसोड्स के साथ जरूर जुड़े रहें। बिल्कुल, ताकि आप चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देख सकें। हाँ, इसे सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, ताकि बिना किसी डर, बायस या भ्रामक प्रचार के इन जटिल आर्थिक चीजों को आसानी से समझा जा सके। और बस खत्म करने से पहले आज के इस एनालिसिस से जुड़ा एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जो आज की चर्चा से एक कदम आगे की बात है। जैसा कि आज के डेटा और हमारी बातचीत में सामने आया कि क्रिप्टो में जो विश्वास है वो समय, पुरानी पहचान और डिसेंट्रलाइजेशन से बनता है।
तो फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर कल को सरकारें या दशकों पुरानी ट्रेडिशनल बैंकिंग संस्थाएं अपने खुद के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल कॉइन्स ले आएं, तो क्या आम लोग उस पुराने और जाने पहचाने संस्थागत विश्वास को चुनेंगे जो उन्हें सदियों से बैंकों पर है, या फिर वे इस नए डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो सिस्टम के पारदर्शी भरोसे को तरजीह देंगे? क्या पारंपरिक संस्थानों का वो पुराना सेंट्रलाइज्ड भरोसा ब्लॉकचेन के इस नए ट्रस्टलेस भरोसे को कभी टक्कर दे पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। अब तक के लिए सोचते रहिए।